हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस। एंड इस सेशन में हम यूपीएससी, यूपीपीसीएस और जितने भी अपकमिंग स्टेट एग्जामिनेशंस हैं उनके पर्सपेक्टिव से जितने भी करंट अफेयर के न्यूज़ इम्पॉर्टेंट रहते हैं उनको डिस्कस करते हैं, राइट। तो आज है 17 जून। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जो आज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट न्यूज़ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया दैट गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद अ न्यू स्कीम, न्यू योजना, जिसे उन्होंने लास्ट ईयर के दिस ईयर के बजट में अनाउंस किया था। एंड दिस स्कीम इज़ व्हाट? दिस स्कीम इज़ पीएम धन धान्य कृषि योजना। तो इस स्कीम में क्या करना है वो समझने की कोशिश करेंगे। और इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने 36 स्कीम जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड थी उनको मर्ज कर दिया है, राइट। तो एक अम्ब्रेला स्कीम के साथ गवर्नमेंट हैज़ कम अप बाय द नेम पीएम धन धान्य कृषि योजना। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें क्या करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। सो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, राइट, एक ऐसी स्कीम है जिसका एजेंडा क्या है? एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स करना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ओवरऑल रिफॉर्म्स की बात करती है। ये किसी पर्टिकुलर एक चीज़ को टारगेट नहीं कर रही है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करिए, ओवरऑल रिफॉर्म की बात करिए, बीट इरिगेशन, बीट द रिफॉर्म्स रिलेटेड टू द स्टोरेज फैसिलिटीज़, बी इट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द फार्मर्स एंड फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट ऑफ द फार्मर। तो ओवरऑल पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल सेक्टर को रिफॉर्म करने की बात करती है। सो 360 डिग्री कवरेज की बात करती है ये स्कीम। कौन सी स्कीम? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, राइट। एंड ये एक 6 ईयर प्रोग्राम है, 2025 से स्टार्ट होके इसका ड्यूरेशन कितना है? इट इज़ टू बी कंटिन्यूड फॉर 6 ईयर्स एंड एवरी ईयर इसमें 24,000 करोड़ का एलोकेशन होगा। तो ये कुछ फ्यू नंबर्स हैं जो आपने याद रखने। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी ईयर 24,000 का जो है एलोकेशन होगा एंड दिस स्कीम विल बी कंटिन्यूड टिल 6 ईयर्स एंड ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स की बात करती है। ओवरऑल ये क्या करेगी? इट इंटेंड्स टू बेनिफिट द एग्रीकल्चर सेक्टर। अप्रॉक्सीमेटली 1.7 करोड़ फार्मर्स को हेल्प करने की ये इंटेंशन रखती है विद अ टारगेट ऑफ 100 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। तो 100 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट करके एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स की बात करी जा रही है, राइट। एंड अब ये 100 डिस्ट्रिक्ट कौन से चूज़ करेंगे? तो 3 जो हैं पिलर्स पे देखेंगे वो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करना है। तो पहली बात, डिस्ट्रिक्ट में लो प्रोडक्टिविटी हो, फर्स्ट थिंग। सो देयर शुड बी लो प्रोडक्टिविटी, जहाँ पे लैक ऑफ इरिगेशन हो। इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो डिस्ट्रिक्ट जो है कमज़ोर हो एंड वहाँ पे क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी क्या हो? पुअर हो। तो फार्मर्स को फाइनेंशियली भी दिक्कत है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके पास इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है और प्रोडक्टिविटी भी जहाँ पे कम हो रही है वो वाले जो है टारगेट डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, राइट। तो ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट्स ढूंढने हैं एंड वहाँ पे इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। देखो बहुत बार जब स्टेटमेंट बनेगी तो इस 6 को 5 किया जाएगा, बिकॉज 5 इज़ समथिंग जो दिमाग में रहता है। मोस्टली स्कीम्स का टारगेट 5 ईयर्स होता है, राइट। तो बट याद रखना है इसका क्या है? 6 ईयर है। तो ये यहाँ से थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकती है जब आप MCQ सॉल्व करोगे। तो 6 ईयर प्रोग्राम है, 24,000 करोड़ का एलोकेशन है एवरी ईयर, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम 2025 से स्टार्ट होगा 24,000 करोड़ का एलोकेशन एंड 6 ईयर प्रोग्राम एंड ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर की रिफॉर्म्स की बात करते हैं। 100 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट करना है। कौन सी 100 डिस्ट्रिक्ट्स? जिसमें एक तो लो प्रोडक्टिविटी हो, क्रेडिट अवेलेबिलिटी बहुत कम हो और इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी कम हो। तो तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्ट्रिक्ट वीक है उसको टारगेट करना है, राइट। सो अभी हम डिस्ट्रिक्ट टारगेट की बात कर रहे हैं तो इससे क्या समझ आता है? दिस इज़ अ डिस्ट्रिक्ट फोकस्ड स्ट्रैटेजी। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज फोकस करना है और हर स्टेट को बोला जाएगा कि कम से कम
हर स्टेट एक तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट ढूंढे जहाँ पे आइडेंटिफाई करे जहाँ पे इस स्टेट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और सॉरी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा सकता। पर स्टेट एटलीस्ट 1 डिस्ट्रिक्ट तो चाहिए, राइट। सो आइडेंटिफाई करनी है ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें लो प्रोडक्टिविटी है, लो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, तो उनको टारगेट करना है, राइट। एंड देन हाउ दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट एंड हाउ दे आर गोइंग टू बिकम रिफॉर्म, उसके भी 5 पिलर्स हैं। तो दे आर गोइंग टू टेक 5 स्टेप स्ट्रेटजी, जिससे क्या है, रिफॉर्म्स होंगी। एंड व्हाट आर दोज 5 स्टेप्स? फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंडा क्या होगा, उस डिस्ट्रिक्ट में क्रॉप यील्ड्स बनाना, ऐसे सारे स्टेप्स लेना जिससे क्रॉप यील्ड्स जो है इंक्रीज़ हो। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ प्रमोट करना, जैसे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, फार्मर्स को पुश करना कि वो जो है क्रॉप, जो उनका क्रॉप साइकिल है उसमें डाइवर्सिफिकेशन लेके आए, राइट। इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, थर्ड थिंग। एंड फोर्थ इज़ पोस्ट हार्वेस्ट जो फैसिलिटीज़ हैं स्टोरेज की, उसको भी इम्प्रूव करना है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है और हार्वेस्ट भी अच्छा होता है, लेकिन हमारी जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं वो पुअर होने के कारण क्या होता है, बहुत सारा जो फूड ग्रेन है वो वेस्टेज हो सकता है। तो वेस्टेज को भी कम करना है, बिकॉज अगर हम प्रॉपर स्टोरेज करेंगे तभी हम उसको प्रॉपरली बाद में क्या है, मार्केट में सेल कर सकते हैं और फार्मर्स की जो इनकम है उसको बढ़ा सकते हैं, राइट। तो स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, उसको भी जो है इन्हांस करना है। पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो है अच्छी अच्छी बनानी है, अच्छे वेयर हाउसेज बनाने हैं, नियर बाय होने चाहिए, कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स होने चाहिए, राइट, जिसमें क्या है, फ्रूट वेजिटेबल्स को स्टोर कर सको आप। तो वो सारी चीज़ें क्या है, इन सारी चीज़ों पे भी काम करना है। एंड लास्ट ऑफ ऑल क्रेडिट फ्लो टू द फार्मर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोई भी काम करना यू नीड मनी, तो उसके फार्मर्स को क्या है, लोन लेने में भी काफ़ी दिक्कत आती है, तो दे मूव टू इनफॉर्मल सेक्टर। जब वो इनफॉर्मल सेक्टर में जाते हैं तो वो डेट साइकिल में फंस जाते हैं, बिकॉज इनफॉर्मल सेक्टर में हमने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में डिस्कस किया था दैट वो क्या है, एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज हाई रेट ऑफ रिटर्न होते हैं, तो वो क्या है, फार्मर सुसाइड का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमने क्या है, फार्मिंग को जो है एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी के फॉर्म में लेके आना, जिसमें क्या है, फार्मर को एट द एंड ऑफ डे प्रॉफिट भी हो, राइट। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्रेडिट फ्लो जो है उसको इनफॉर्मल सेक्टर से मूव करके फार्मर को किस तरफ मूव करना है, फॉर्मल। वो कैसे होगा, जब उसको इजी लोन अवेलेबल होगा, राइट। जब इजी लोन अवेलेबल होगा तो द फार्मर विल चूज़ फॉर्मल सेक्टर, राइट। तो डेट साइकिल से भी बच जाएगा, उसको ईजी लोन्स होने चाहिए, राइट, ईजी टर्म पे। तो बिकॉज एट द एंड ऑफ डे doubling farmers income is also one of the goal of the government, right। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कौन सी कमेटी बिठाई गई थी टू आस्क कि हाउ गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट फार्मर्स का इनकम डबल हो। तो कमेटी का नाम बताना है जिसने डिफरेंट मीन्स और मेथड्स बताए थे जिसके तरीके से क्या है, फार्मर्स की इनकम को डबल किया जा सकता है। तो उस कमेटी का नाम आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। सो आई होप आपको ये स्कीम क्लियर हो गई है कि इसमें क्या है, ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स की बात करी गई है। तो ये एक पर्टिकुलर जो है स्कीम नहीं है, ऑनगोइंग 36 जो स्कीम्स है उसको मर्ज करके एक अम्ब्रेला स्कीम बनाने की बात करी गई है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, याद रखना है, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years विद अ 24,000 करोड़ एलोकेशन पर एनम। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। पहला न्यूज़ क्लियर हो गया होगा। ये एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस न्यूज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो भी करंट स्कीम्स न्यूज़ में रहते हैं उसमें उससे क्या है, मोस्टली प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन आते रहते हैं। सो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड न्यूज़ ऑफ द डे। इट इज़ रिलेटेड टू द इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट। तो जो है जीनोम सीक्वेंसिंग करी गई है of the tribal population,
एंड ये फर्स्ट टाइम हुआ है दैट पर्टिकुलरली ट्राइबल पॉपुलेशन की सेपरेटली जो है जीनोम सीक्वेंसिंग करी गई है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने ये इनिशिएटिव लिया। सो दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन बाय गुजरात, राइट। अब ये वाई दे आर डूइंग दिस जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, बिकॉज दे वांट टू आइडेंटिफाई कि ट्राइबल जो है ट्राइबल पॉपुलेशन है जो उसमें कौन कौन सी जो जेनेटिक डिजीज़ हैं वो मेजरली एग्जिस्ट कर रही हैं, राइट। तो कौन सी जेनेटिक डिजीज़ का जो रिस्क है वो हाई है इन द ट्राइबल पॉपुलेशन, सो दैट उस जो डिजीज़ है उसको टारगेट करके एलिमिनेट किया जाए, सो दैट ट्राइबल हेल्थ इम्प्रूव की जा सके, राइट। तो इस एजेंडा के साथ टू इम्प्रूव द ट्राइबल पॉपुलेशन का हेल्थ और उनको जेनेटिक हेल्थ डिजीज़ से बचाने के लिए क्या है जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी जेनेटिक डिजीज़ का उनको क्या है दे आर ऑन द हायर थ्रेट परसेप्शन, उस वो जानने के लिए वी हैव टू डू देयर जीनोम सीक्वेंसिंग। तो जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है, राइट। तो कौन सी स्टेट कर रही है, दिस स्टेट इज़ नन अदर देन गुजरात। तो आपने याद रखना है, वन लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं दैट विच स्टेट हैज़ कम अप विद द इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट, राइट। तो वो कौन सी स्टेट है, गुजरात। एंड व्हाट इज़ द टारगेट, बेसिकली टू आइडेंटिफाई द जेनेटिक हेल्थ रिस्क ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन सो दैट उनकी हेल्थ केयर को और इम्प्रूव किया जाए, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 इंडिविजुअल्स के जो जीनोम्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग करी जाएगी एंड उसके बाद में एक प्रॉपर एनालिसिस रिपोर्ट डेवलप करके समझा जाएगा दैट कौन कौन सी जेनेटिक डिजीज़ का मेजरली रिस्क है इन द ट्राइबल पॉपुलेशन। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। तो आपने स्टेट का नाम याद रखना है। So let's move to the next news. And next news is related to the मणिपुर। अभी मणिपुर में उनके नए चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट हुई है एंड हु इज़ दिस पर्सन, पुनीत कुमार गोयल। तो ही हैज़ बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर। बट अभी समझने वाली बात क्या है कि प्रेसिडेंट रूल अभी भी जो है कंटिन्यूड है मणिपुर में। सो बेसिकली मणिपुर इज़ राइट नाउ अंडर प्रेसिडेंट रूल एंड कब से ये प्रेसिडेंट रूल के अंडर है, द प्रेसिडेंट रूल वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 13 Feb 2025 से लेके टिल डेट अभी तक भी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। And why this president rule was imposed in the state? Due to the ethnic violence जो स्टेट में चल रही थी। कौन कौन सी कम्युनिटीज़ के बीच में, वन वॉज द बेटीज़ एंड द सेकेंड वर्सेस कुकी ट्राइब। तो इनके बीच में एथनिक क्लैशेस चल रहे थे जिसकी वजह से स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है बहुत ख़राब हो गया था एंड जो गवर्नमेंट है उसका फॉल डाउन हो गया था, राइट। एंड बहुत सारे लोगों की जो है डेथ भी हुई है। अप्रॉक्सीमेटली 250 पीपल हैज़ बीन डाइड इन दिस एथनिक क्लैशेस एंड गवर्नमेंट का भी फॉल डाउन हो गया था। उसके बाद से क्या है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया था इन मणिपुर, राइट। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रेसिडेंट रूल को पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रेसिडेंट रूल क्या है, कौन से आर्टिकल के अंडर लगता है, तो जल्दी से बताना है। अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन एनी स्टेट इन अ स्टेट एंड हु कैन इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल, हु प्रोक्लेम्स द प्रेसिडेंट रूल, इट इज़ प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट इटसेल्फ। तो इसको स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, राइट। तो ये दूसरे नाम भी याद रखने। एंड आर्टिकल 356 के तहत क्या है, प्रेसिडेंट कैन इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट कब, इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ दैट स्टेट इज़ नॉट फंक्शनिंग, राइट। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाता है उस स्टेट में, देन प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 356, जिसको स्टेट इमरजेंसी भी कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कह सकते हैं, या सिंपल वर्ड्स में प्रेसिडेंट रूल भी कह सकते हैं, राइट। तो आर्टिकल नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, ये याद रखना है। देन कौन से ग्राउंड्स पे
जो है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो सकता है। अगर उस पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर एक रिपोर्ट लिख के भेजता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ये कहते हुए कि उस स्टेट को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलाया जा सकता, दैट वहाँ पे क्या है, द स्टेट इज़ नॉट रनिंग इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन, या ऐसी रिपोर्ट आती है, या फिर ऐसी रिपोर्ट आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया, तो उन ग्राउंड्स में गवर्नर की रिपोर्ट के ऊपर क्या है, प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। या फिर इवन विदाउट गवर्नर्स रिपोर्ट, अगर प्रेसिडेंट हिमसेल्फ इज सेटिस्फाइड दैट ऐसी सिचुएशन आ गई है दैट दैट स्टेट इज़ नॉट रनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया उस स्टेट में, तो देन प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड, राइट। सो दिस इज द ग्राउंड्स विच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड वंस द प्रेसिडेंट रूल इज इम्प्लीमेंटेड, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट के जो तीनों ऑर्गन्स हैं हम उस पर देखेंगे कि क्या क्या होगा इफ़ेक्ट। तो लेजिस्लेचर पे क्या होगा, एग्जीक्यूटिव पे क्या होगा, और जुडिशरी पे क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। सो जैसे ही प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट होगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव इज़ सस्पेंडेड, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, सस्पेंड हो जाएगी, एंड ऑल द डिसीजंस वुड बी टेकन बाय प्रेसिडेंट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, उसको डिसमिस कर देंगे, एंड द गवर्नर विल एज्यूम द एग्जीक्यूटिव पावर्स, एंड गवर्नर विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। एंड लेजिस्लेचर का क्या होगा, सो एग्जीक्यूटिव डिसमिस होगा, लेजिस्लेचर सस्पेंड हो जाएगा, तो स्टेट जो लेजिस्लेचर है दैट वुड बी सस्पेंड और डिसॉल्व, राइट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अभी मणिपुर में क्या है, लेजिस्लेचर सस्पेंडेड है, तो जो अगर लेजिस्लेचर सस्पेंडेड है तो लॉ मेकिंग पावर किसके पास शिफ्ट हो जाएगी, तो लॉ मेकिंग पावर किसके पास शिफ्ट हो जाएगी, पार्लियामेंट के पास। जब एग्जीक्यूटिव डिसमिस हो जाएगा तो पावर किसके पास शिफ्ट हो जाएगी, विद प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट अपने बिहाफ पे गवर्नर को भी बोल सकता है इम्प्लीमेंट करने के लिए चीज़ें, राइट। लेकिन इनडायरेक्टली क्या है, पावर किसके पास चली जाएगी, प्रेसिडेंट, एंड लॉ मेकिंग पावर किसके पास चली जाएगी, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राइट। सो दिस वुड बी द इफेक्ट ऑफ president rule on legislature and executive, but as such there would be no effect on judiciary. High court will फंक्शन एज इट इज़, राइट। तो हाई कोर्ट के ऊपर कुछ भी इसका इफेक्ट नहीं होगा प्रेसिडेंट रूल का, सिर्फ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे होगा, ये आपने याद रखना है, राइट। देन वंस द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम द इमरजेंसी, प्रोक्लेम प्रेसिडेंट रूल, डज इट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, या सिर्फ प्रेसिडेंट के कहने से ही जो है पार्लियामेंट रूल, जो प्रेसिडेंट रूल है स्टार्ट हो जाएगा, नो, पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज मैंडेटरी। जैसे ही प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे प्रेसिडेंट रूल, उसके 2 मंथ्स के विद इन दोनों हाउसेस से क्या है, उसको अप्रूव करना ज़रूरी है, दोनों हाउसेस शुड अप्रूव the president rule within 2 months, and this approval should come with what, this approval will come with simple majority, ये याद रखना है। so time period कितना है, within 2 months, and within with which majority, simple majority, and once it is approved it lasts for 6 months। एक बार जब पार्लियामेंट अप्रूव करती है तो उसकी ड्यूरेशन कितनी है, 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ यू नीड पीरियोडिक रीअप्रूवल। तो 6 मंथ्स के बाद अगर आपने कंटिन्यू करनी है प्रेसिडेंट रूल तो आपको फिर से पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा, राइट। सो आप उसको जब भी एक्सटेंड करोगे एवरी 6 मंथ एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन 6 मंथ करके मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 ईयर, नॉट मोर देन 3 ईयर्स, राइट। तो एक चीज़ ये याद रखनी है। पहले यहाँ तक समझते हैं, क्या समझा कि प्रेसिडेंट रूल कैसे लगेगा। प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम किसने करा, प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के प्रोक्लेम करने के बाद में क्या होगा, पार्लियामेंट्री अप्रूवल, वो कितनी देर में होना चाहिए, विद इन 2 मंथ्स, राइट। कौन सी मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से। एक बार अप्रूवल होगा तो कितनी देर चलेगा,
फॉर 6 months। आफ्टर 6 months क्या है, फिर से आपको रीअप्रूवल लेना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना एक्सटेंड कर सकते हो इसको, फॉर 3 years। यहाँ तक समझ आ गया। लेकिन एक कंडीशन और है, 1 साल से ज़्यादा अगर आपको प्रेजेंट रूल एक्सटेंड करना है किसी भी स्टेट में, तो उसमें क्या है, नीचे वाली कंडीशंस जो हैं उसमें वो फुलफ़िल होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है, यहाँ तो पहली बात तो ये है कि देश में क्या है, नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए, राइट। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई करे कि उस स्टेट में इलेक्शंस नहीं हो सकते और नई गवर्नमेंट नहीं बनाई जा सकती, इसीलिए क्या है, प्रेजेंट रूल को एक्सटेंड करना पड़ेगा, राइट। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन एक्सटेंड प्रेजेंट रूल बियॉन्ड 1 year। अदरवाइज क्या है, आपको ख़त्म करना पड़ेगा और स्टेट में इलेक्शंस करवा के न्यू गवर्नमेंट प्लेस करनी पड़ेगी, राइट। सो ये दोनों कंडीशंस इम्पॉर्टेंट हैं। सो आई होप यू आर क्लियर दैट हाउ once proclaimed by the president, कैसे parliamentary approval is important and how like you have to extend it beyond 1 year। तो वो भी आपने समझ लिया, राइट। एंड अगर आप इसको प्रेसिडेंट रूल को रिवोक करना है, मतलब ख़त्म करना, हाउ यू विल एंड द प्रेसिडेंट रूल। सो प्रेसिडेंट रूल को एंड कैसे किया जा सकता है, रिवोक कैसे किया जाता है, बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। एंड जब रिवोक करना है, यू डू नॉट नीड अ पार्लियामेंट्री अप्रूवल, सिर्फ प्रेसिडेंट के कहने से ही जो प्रेसिडेंट रूल है रिवोक हो जाएगा, इसको याद रखना है। देन दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड ये यूपीएससी ने 1-2 बार जो है क्वेश्चंस पूछा भी है प्रीलिम्स में, दैट कि क्या प्रेसिडेंट रूल का जो है जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सो येस, प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। पर्टिकुलरली कौन से केस की जजमेंट में बोला था, इन SR भुमाई केस जो कि 1994 में बोला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट सजेस्टेड दैट आर्टिकल 356 का जो मिसयूज़ है वो नहीं होना चाहिए, एंड बहुत ही लिमिटेड ओकेजन पे जो है आर्टिकल 356 को यूज़ करना चाहिए। दिस शुड नॉट बी अ नॉर्म, पुटिंग अ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल शुड नॉट बी अ नॉर्म, एंड स्टेट शुड दिस पार्लियामेंट शुड अवॉइड पुटिंग स्टेट अंडर दिस प्रेसिडेंट रूल। एंड इसमें ये बोला गया था कि अगर लगे कि देयर आर ग्राउंड्स मेलाफाइड, तो प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन इज नॉट एब्सोल्यूट एंड इट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट, तो ये बोला गया था। तो आपने केस भी याद रखना है, दैट कौन से केस के अंडर इट वॉज सेड दैट जुडिशियल रिव्यू ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इज़ पॉसिबल। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये केस आपने याद रखना है। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। Let's move to the next news, and next news is related to the energy sector. This is what it is saying, that share of clean energy in electricity still below 30%. So why this is in news? Because अभी 2-3 दिन पहले ही क्या है, एक लैंडमार्क माइलस्टोन अचीव हुआ है इंडिया का, एंड व्हाट इज़ दैट, कि जितनी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है एनर्जी की, उसका 50% से ज़्यादा इज़ कमिंग फ्रॉम क्लीन एनर्जी। तो हमने ये टारगेट अचीव कर लिया दैट टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 50% क्रॉस कर गए हम फ्रॉम द क्लीन एनर्जी। मतलब हमारा 50% से ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किस चीज़ का हो गया, फ्रॉम द रीन्यूएबल एनर्जी, be it wind, be it solar, be it biomass, right? सो रीन्यूएबल सोर्सेज से हमारा जो है क्लीन एनर्जी का जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का टारगेट है 50% अचीव कर लिया, राइट। 484 गीगावाट्स का हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जिसमें से approximately 284 gigawatt is from now clean energy, right? But there is a irony. What is the irony? कि total installed capacity का 50% अचीव होने के बावजूद भी, लेकिन जो
पावर जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो पावर जनरेशन में जो क्लीन एनर्जी है उसका परसेंटेज 30% से बिलो है। इट मीन्स कैपेसिटी तो हमने इंस्टॉल कर ली है, वी हैव सेटअप द इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन अभी क्या है, जब हम उसकी जनरेशन की बात कर रहे हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी है वो रीन्यूएबल से जनरेट हो रही है या नॉन रीन्यूएबल से, तो वो अभी देखें तो रीन्यूएबल से 30% से कम ही है अभी। तो मतलब वी हैव टू अभी भी बहुत ज़्यादा वर्क करना है इन दिस सेक्टर। स्टिल इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में क्या है, कोल डोमिनेंस एंड कोल डिपेंडेंस है, राइट। तो वही बात करी जा रही है इस आर्टिकल में कि चाहे हमने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 50% टारगेट तो अचीव कर लिया है, राइट। तो रीन्यूएबल एनर्जी का जो परसेंटेज है इन द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द कंट्री वो तो 50% का मार्क हिट कर गया, लेकिन जब हम पावर जनरेशन की बात करते हैं तो पावर जनरेशन में क्लीन एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो सिर्फ 30% के आसपास है। अभी भी हम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल डिपेंडेंट ही हैं, राइट। तो इस चीज़ की बात करी गई है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इंडिया के क्लीन एनर्जी टारगेट्स क्या हैं। तो हमने डिसाइड किया हुआ है दैट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल पावर। तो रीन्यूएबल से हमने कितनी बनानी है, 500 गीगावाट्स बाय 2030। तो क्या है, अभी 2025 है और हमने अप्रॉक्सीमेटली 248 गीगावाट्स तो अचीव कर लिया। इट मीन्स हमने हाफ टारगेट अचीव कर लिया है 5 years बिहाइंड द टारगेट ओनली। तो 2030 तक का लेकिन हमारा टारगेट क्या है, 500 गीगावाट फ्रॉम द रीन्यूएबल सोर्सेज, राइट। तो अभी वही बात लिखी है दैट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में हमने 50% अचीव कर लिया है फ्रॉम द नॉन फॉसिल सोर्सेज। मीन्स तो हमारे क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना हो गया, 50% हो गया। 484 गीगावाट में से 242 इज़ ऑफ रीन्यूएबल सेक्टर। बट ये भी याद रखना है व्हेन इट कम्स टू द पावर जनरेशन फ्रॉम रीन्यूएबल वो कितना है, दैट इज़ बिलो 30%। तो ये दो पॉइंट्स आपने साइमल्टेनियसली याद रखने भी। अभी भी हम क्या है, अगर हम जनरेशन की बात कर रहे हैं तो हम वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए, अभी सिर्फ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में ही वी आर लाइक हैव अचीव दिस टारगेट। तो अभी भी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, राइट। सो ये याद रखना है। Then this news is also something which was in news. This is saying that demand for the statehood to Jammu Kashmir. तो as we all know that Jammu Kashmir पहले state था, then it was divided into after the revocation of Article 370. Article 370 रिवोक कर दिया एंड उसके बाद में क्या है, जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास करके इसको 2 यूटीज़ में डिवाइड कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। सो नाउ जब ये एक्ट पास हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तभी ये बात बोली गई थी दैट जम्मू एंड कश्मीर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वुड बी कन्वर्टेड इनटू स्टेट। तो इसको दोबारा से स्टेटहुड का जो है पोजीशन रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो अभी ऑपोजिशन वही कह रही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रिस्टोर कर देना चाहिए बिकॉज कंडीशंस आर एप्ट नाउ, दे आर सेइंग दिस इज़ व्हाट दे आर डिमांडिंग। तो हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर गिविंग स्टेटहुड टू एनी स्टेट। तो किसी भी यूनियन टेरिटरी को अगर स्टेट में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर, इज़ इट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात। सो येस इट इज़ मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ पे मेंशन्ड है, अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग एनी यूनियन टेरिटरी इनटू अ स्टेट, राइट। एंड व्हाट डज दिस आर्टिकल 3 सेज, आर्टिकल 3 सेज दैट who has the power, Parliament has the power to convert union territory into state or state into union territory as such. So Parliament convert कर सकता है कैसे, by law, by passing a law they can form a new state. So they can form a new state. How they can form,
दे कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। सो कैसे कैसे न्यू स्टेट बन सकता है? फॉर एग्जाम्पल ये कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है और ये भी कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है, स्टेट 1, स्टेट 2, इन दोनों से थोड़ा थोड़ा एरिया लेके एक नया स्टेट बनाया जा सकता है, स्टेट 3। तो पार्लियामेंट ये भी कर सकता है दैट बाय टेकिंग लैंड फ्रॉम 2 states 3 states, right, they can form a new state, right? So they can separate territory from any state to form another state, right? या किसी बड़ी स्टेट को तोड़ के 2 states बना सकते हैं, जैसे तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश आर फॉर्म्ड, राइट? जैसे यूपी से उत्तराखंड वॉज फॉर्म्ड, राइट? तो सेपरेट करके आप एक नई स्टेट बना सकते हो, या फिर आप यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स, या 2 स्टेट्स या स्टेट्स के कुछ हिस्सों को मिला के नई स्टेट बन सकती है। या फिर क्या है, किसी भी जो है आप किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज़ कर सकते हो, पार्लियामेंट इंक्रीज़ कर सकती है, एरिया डिक्रीज़ भी कर सकती है, किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज चेंज कर सकती है, किसी भी स्टेट का नेम चेंज कर सकती है। जैसे ओडिशा का व्हाट इज़ द प्रेजेंट नेम, ओडिशा, राइट? उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया, राइट? तो वो सारी चीज़ें हैं। सो नेम भी चेंज कर सकते हो, बाउंड्रीज भी चेंज कर सकते हो, एरिया कम ज़्यादा कर सकते हो, एक बड़ी स्टेट को तोड़ के 2 छोटी स्टेट्स बना सकते हो, छोटी स्टेट्स को जोड़ के एक बड़ी स्टेट बना सकते हो, एक स्टेट से एरिया लेके यूनियन टेरिटरी बना सकते हो, यूनियन टेरिटरी से एरिया लेके स्टेट बना, तो कैसे भी आप रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो। तो रीऑर्गेनाइजेशन इज़ पॉसिबल। उसके लिए आपको क्या है, एक रीऑर्गेनाइजेशन बिल बनाना पड़ेगा, जिसको प्रेजेंट करना पड़ेगा कहाँ पे, इन पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट में बाय द वे ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन बिल, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाना पड़ेगा, एंड आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट, राइट? एंड देन क्या होगा, ये जो बिल आपने प्रेजेंट करना है, जिसको हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल कह रहे हैं, राइट? तो इस बिल को प्रेजेंट करने के लिए क्या है, पहले प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। तो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी सच बिल, राइट? सो प्रेसिडेंट से आप क्या है, पहले प्रायर परमिशन लोगे, प्रायर प्रेसिडेंट परमिशन। उसके बाद में क्या है, बिल इंट्रोड्यूस होगा, एंड कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर को जो है रेफरेंस के लिए बिल भेजना भी पड़ेगा। जिस भी स्टेट को ये बिल इफ़ेक्ट कर रहा है, जिसका एरिया कम ज़्यादा हो रहा है, जिसकी बाउंड्री आप कम ज़्यादा कर रहे हो, जिसका नेम चेंज हो रहा है, या किसी भी तरीके से जो स्टेट लेजिस्लेचर इफ़ेक्ट हो रहा है, प्रेसिडेंट शैल इन्फॉर्म दैट कंसर्न्ड स्टेट, और उनसे उनके व्यूज़ मांगेंगे। बट ये याद रखना है दैट the views of that state legislature are not binding। तो they are not binding कि उनका व्यू पॉइंट क्या है वो मैटर नहीं करता है, बस उनको एक बार पूछना है उनके व्यूज़ क्या है उस चीज़ के बारे में, राइट? तो क्या समझे अभी तक हम समझे, सबसे पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद में आपको बिल को इंट्रोड्यूस करना है, सेकेंड स्टेप। थर्ड इज़ आपको कंसर्न्ड स्टेट को रेफ़र करना है, लेकिन स्टेट का ओपिनियन मैटर नहीं करता है। देन क्या है, बाद में उस बिल को क्या है, दोनों हाउसेस में आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, दोनों हाउसेस से पास करवाना है, लोकसभा से भी और राज्यसभा दोनों से पास करवाना है। एंड कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, यू रिक्वायर अ सिंपल मेजॉरिटी। सो दिस इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, दिस इज़ अ नॉर्मल बिल, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। सो आपको क्या है, एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो जैसे ही लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया विद द सिंपल मेजॉरिटी, देन द बिल विल मूव टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। तो जैसे ही दोनों हाउस से पास होगा, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाएगा, एंड एज सून एज द प्रेसिडेंट गिव द असेंट, द यूनियन टेरिटरी विल बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टेट। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर दैट हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस। प्रोसीजर क्या है एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट विल रेफर बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, देन बिल इज इंट्रोड्यूस्ड, passed
in both houses. कौन सी majority? Simple majority. After passing, this bill is sent to president approval, and once the president give the approval, the bill become act and the state is formed. राइट, तो ये सारा प्रोसीजर है एज पर आर्टिकल 3. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. तो अगर जम्मू कश्मीर को आपने अब यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाना है तो अंडर आर्टिकल 3 आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल प्रेजेंट करना पड़ेगा पार्लियामेंट में. देन ओनली यू कैन डू सो. सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द न्यूज़ जो आज हमने डिस्कस करी. एंड जो भी क्वेश्चन क्लास में पूछे गए हैं आपने कमेंट सेक्शन में उनका आंसर देना है. आई होप you like this session. Feel free to give your suggestions in the comment box. Thank you so much, students. We'll meet tomorrow with a new session. Thank you.